गुड मॉर्निंग। आज के न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट कटिंग्स हैं उनको लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। जैसा कि आप सबको पता है, मैं डेली डिफरेंट जो जितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश के या और वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे भी, तो जो भी इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं उनकी कटिंग्स को लेता हूँ। और वो मैं उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, तो मेनली ये बीपीएससी को ध्यान में रख करके मैं बना रहा हूँ इसको। और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं डालता हूँ, उसको आप रजिस्टर में डेट वाइज डेली उसको नोट करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है जो काफ़ी ऑथेंटिक होता है और इससे आपको डेली अपडेट होते रहते हैं आप। फिर इस पर एमसीक्यू भी मैं डालता हूँ। तो आज के न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स है, देखिए जनसत्ता की हेडिंग क्या लगाई है इन्होंने। तो यहाँ पर जितने सारे हेडिंग्स हैं कि चाइना में जो अभी कोविड के चलते 6 देशों से आने वाले के लिए संक्रमण की रिपोर्ट नहीं, वो जो कटिंग्स आज लगाई है इम्पोर्टेंट, तो ये आपके काम का नहीं है। भारत की कंपनी ने उत्पादन बंद किए, ये भी नहीं, ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, ये सारे आपके काम के नहीं हैं। हाँ, आपके काम का इसमें क्या है, नहीं रहे फुटबॉल के जादूगर पेले। तो देखिए ऐसे बनाए, ऐसे ढूंढते हैं हम लोग, इसमें से हमारे काम का क्या है। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे लोगों के हाथ में जाएगा, उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं जिनको टाइम पास करना है, तो पूरे पेपर को दिन भर पढ़ेंगे वो। हमारे काम का क्या है, तो हमारे काम का ये है। इस तरह से मैं न्यूज़ पेपर्स में से निकालता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। तो ब्लैक पर्ल, पेले को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता था, उनका निधन हो गया है, बहुत बड़ी क्षति है। फुटबॉल में अगर दो लीजेंड की बात की जाए तो दोनों पड़ोसी देश ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ब्राज़ील के पेले और अर्जेंटीना के मैराडोना। तो पेले अब नहीं रहे, महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन। ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पेले फुटबॉल के इस शताब्दी के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक थे, है ना। और उन्हें द किंग के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, द किंग के नाम से मशहूर पेले। तो आने वाले दिनों में विभिन्न जो एग्ज़ाम्स होंगे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। दो दो इनके सरनेम हो गए, एक तो द किंग हो गया और एक मैंने क्या कहा, ब्लैक पर्ल। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ब्लैक पर्ल। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि किस नाम से जाना जाता था इनको, ब्लैक पर्ल। अगली कटिंग को लेते हैं। पीएम आज लेंगे गंगा परिषद में की बैठक होगी। देखिए, गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी। राष्ट्रीय गंगा परिषद, जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, तो नोट कर लेंगे आप। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक कहाँ हुई, कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ठीक है। और यह बैठक कहाँ है, कोलकाता में आयोजित की गई है। इसका मुख्यालय हुगली नदी के तट पर स्थित है, बस जानबूझ के मैंने डाल दिया है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। अब देखिए बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ साथ संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्य। अब देखिए राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्य कौन कौन होंगे, वैसे राज्य होंगे जिन राज्यों से होकर गंगा बहती है। तो आपको क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहां गंगा नदी नहीं बहती है या बहती है। तो देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आमंत्रित किए गए हैं। तेजस्वी यादव शामिल होंगे इसमें, है ना। और गंगा के उद्गम स्थल से लेकर गंगा के बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक की धारा के पानी की परीक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी इसमें। तो इस कटिंग से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, कटिंग ये हुआ, इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक हुई, कहाँ संपन्न हुई। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको, पटना, कोलकाता, ये लखनऊ, कानपुर। तो ये सारे गंगा से संबंधित है, हालांकि लखनऊ नहीं होगा, कानपुर और हरिद्वार कुछ भी दे सकते हैं वो। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। या राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए अगली कटिंग को लेते हैं।
इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, देखिए ये साइप्रस मेल है, जो साइप्रस भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश है साइप्रस, तो ये साइप्रस का न्यूज़ है। साइप्रस एंड इंडिया स्ट्रेंथन टाइज ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी देश के साथ, और वो भी एक यूरोपियन देश के साथ हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वाशिंगटन पोस्ट ने भी देखिए अपने हेडलाइन में इसको शामिल किया है। ये कटिंग है, अगली कटिंग है, इजराइल्स नेतन्याहू बैक इन पावर विथ हार्ड लाइन गवर्नमेंट। इजराइल के पिछले कई बार लगातार वीडियो में देता रहा हूँ कि अभी दो सत्ता परिवर्तन हुए हैं, एक तो नेपाल में जो प्रचंड बने हैं, और दूसरा यहाँ इजराइल में। तो इजराइल के राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, बैक इन पावर विथ हार्ड लाइन गवर्नमेंट, दक्षिणपंथी सरकार है इनकी, तो ये ध्यान रखेंगे। नेतन्याहू ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इजराइल में सबसे कितनी बार? छठी बार। इजराइल में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले, देखिए ये भी एक प्रश्न बनता है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहा, कितनी बार सरकार ली? छठी बार इनकी सरकार बनी है। इसमें कई धुर दक्षिणपंथी घटक दल शामिल हैं। नेतन्याहू को इजराइल संसद नेसेट, वहाँ की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप इम्पॉर्टेंट हैं, सबको आप याद करें, क्योंकि प्रश्न चाहे वो जलवायु परिवर्तन से हो, चाहे वो सामान्य प्रश्न हो रेलवे टाइप का कि यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है। भाई देखो नंबर तो दोनों में बराबर ही आएंगे, गलती करेंगे तो 0.25 दोनों में कटेंगे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगली पॉइंट देखिए, ये आज की जनसत्ता में इनकी फ़ोटो आई थी, तो मैंने सोचा लगा देता हूँ मैं, क्योंकि कल भी एक महिला प्रधानमंत्री की चर्चा मैंने की थी, बोस्निया हर्जेगोविना की, और ये कौन है? ये है इटली की प्रधानमंत्री हैं, जियोर्जिया मेलोनी। तो एक जगह आप लगा लें, जितनी महिला प्रधानमंत्री है ना, सबको एक जगह लगा लें तो 8-10 लिस्ट बन जाएंगे उस लिस्ट में, तो आपको आसानी होगी, एक जगह कर लीजिए। अगला इकोनॉमी से प्रश्न ये है, इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट इसको बोलते हैं स्कैड, CAD। इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट विडन्स टू 4.4% ऑफ GDP। तो जो करंट अकाउंट है उसको GDP के संदर्भ में ही दिखाया जाता है, यानी हमारा GDP जितना है तो हमारा चालू खाते का घाटा अब 4.4% हो गया है। कब? इन Q2, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, तो वो अप्रैल मई जून, और ये है जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसका जो सेकेंड क्वार्टर का जो आया है उसमें 4.4% हो गया है। और ड्यू टू हाई ट्रेड डेफिसिट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप दो तरह के अकाउंट RBI बनाती है, उसमें एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में भी विजिबल आइटम्स और इनविजिबल, तो थोड़ा सा उसको देखना होगा आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सबने पढ़ रखा होगा, थोड़ा उसको एक बार देख लें आप। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट या भुगतान संतुलन से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, तो वो कौन जारी करता है? वो RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी पर थोड़ा और डिटेल में देखें तो इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट विडन्स टू 4.4% ऑफ GDP इन Q2। देखिए Q2 में ये गया है, एज पर डेटा रिलीज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द करेंट अकाउंट डेफिसिट इन जुलाई टू सितंबर, देखिए यहाँ पर ये जो 36.4 बिलियन है ये सब आपके काम का नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। यानी जुलाई से सितंबर सेकेंड जो क्वार्टर है तो उसमें ये कितना गया है, तो देखिए सेकेंड क्वार्टर में तो 4.4% गया है, और फर्स्ट क्वार्टर में कितना था? ये 2.2% था, 2.2%। तो इन दोनों को एक साथ आप कर लें कि फर्स्ट क्वार्टर में ये कितना रहा, तो फर्स्ट क्वार्टर में ये 2.2% था, और सेकेंड क्वार्टर में कितना रहा? ये 4.4। तो अभी थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का आना बाकी है। चारों क्वार्टर जब आ जाएगा तो उसका एवरेज निकाल देंगे, और इस तरह से आएगा कि हाँ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का कैड इतना रहा। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है, एज पर RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये। तो ऐसे पूछा जा सकता है कभी भी आपसे, दुनिया भर के 7-8 रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इस तरह के। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये कौन जारी करता है? वहाँ पर दे देगा आपको RBI, SBI, कुछ भी, वित्त मंत्रालय, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा RBI। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे।
अगली कटिंग को लेते हैं। रसिया स्टार्ट्स फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी, मोर कंट्रीज टू ज्वाइन। देखो यहाँ पर आप देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in July this year introduced guidelines to promote the settlement of international trade in rupee। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि 2010 में हमने रुपी का अपना जैसे डॉलर का है अपना एक अलग पहचान है डॉलर की, या यूरो है उसकी पहचान है, तो इसी तरह से हमने अपने इंडियन रुपी को भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। और कोई भी देश की करेंसी, जैसे किसी भी देश की करेंसी कितना एक्सेप्टेबल है ये दिखाता है उस देश के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, दुनिया में बढ़ते उसके कद को दिखाता है। यही कारण है कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी कौन सी है? आज के डेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी डॉलर है, यूएस डॉलर। क्यों भाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में जितने सारे देश हैं उन सब देशों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इकोनॉमिक जो ट्रेड है, वो यूएस के साथ सब देशों का है। चूँकि यूएस एक बहुत बड़ी शक्ति है, इकोनॉमिक पावर है, इसलिए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हो सकता है उसका स्थान येन ले ले, युआन ले ले चाइना का, भारत का भी ले ले। 2047 तक हमारी इकोनॉमी मानी जा रही है कि हम लोग दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। तो रुपी को प्रमोट किया जा रहा है कि इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ना, ट्रेड, वो रुपी में हो। तो इस कड़ी में रसिया ने स्टार्ट किया है। आप सबको पता है रसिया पर जो बैन लगे हैं, तो उस कारण से रुपी में उन्होंने शुरू किया है, रशिया ने शुरू किया है। रशिया पहला देश बना जिसने कि रुपी में अपने फॉरेन ट्रेड को शुरू किया। इसके अलावा मॉरिशस है, श्रीलंका है, इन सारे देशों ने भी अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोल रखा है। एक वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, आप सबको पता होगा, वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं इसको। तो रसिया सहित ये श्रीलंका, मॉरिशस, इन सभी देशों ने रुपी को स्वीकार किया है फॉरेन ट्रेड के लिए। तो वो डॉलर में नहीं मांगते हैं, वो रुपये मांगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वॉस्ट्रो अकाउंट खोलें वो भारत में किसी बैंक में। तो रसिया ने, मॉरिशस ने, इन सारे देशों ने वॉस्ट्रो अकाउंट खोले हैं भारत में। कुछ का एसबीआई में है, किसी का कैनरा बैंक में है, यूको बैंक में है। खैर, इस पर विस्तृत चर्चा बाद में। अगली कटिंग लेते हैं। पीएम आज लेंगे गंगा परिषद में शामिल, ये तो बात हो चुकी है इस पर। अच्छा, एक और, एसबीआई ने गुरुवार को अपनी शोध रिपोर्ट इकोरेप में कहा है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा है छोड़ दीजिए आप, ये श्रम कानूनों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये अभी आपकी पीटी के लिए काम की ज़रूरत नहीं है, ये मेंस का है। यहाँ पर आपके काम का क्या आ गया है? यहाँ पर आपके काम का इकोरेप आ गया है। इकोरेप जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, इकोरेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता होगा देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। एसबीआई एक समय था जब आरबीआई के बहुत सारे काम ये करती थी। तो अभी भी एसबीआई के कुछ रिपोर्ट्स हैं जो काफ़ी सरकार उसको महत्व देती है, उसी में इकोरेप है। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इकोरेप ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, आरबीआई, एसबीआई, तो वहाँ हो सकता है फंस जाए, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है एसबीआई जारी करती है। अगली पॉइंट की, तो अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नैनो यूरिया सस्ता, बढ़िया और सब्सिडी बचाने वाला, ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पारंपरिक दानेदार यूरिया के स्थान पर नैनो तरल यूरिया को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह बेहतर, सस्ता और सुविधाजनक है। इसके पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में कहा है आपको। इफ्को नैनो यूरिया 500 मिलीलीटर 240 रुपये प्रति बोतल की कीमत पर बेची जा रही है, जो 45 किलोग्राम के पारंपरिक यूरिया के एक बैग की जगह ले सकता है। देखिए कितना फ़ायदा है। एक तो इसको ले जाने, ढोने, इनमें काफ़ी सुविधा होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार इस पर सब्सिडी नहीं दे रही है, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद ब खुद कम है। मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है और इसलिए भारी बचत होगी। चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी खर्च पिछले साल की लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले इतना लाख करोड़ रुपये, यानी 2.5 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। तो यदि नैनो यूरिया को बढ़ावा मिलता है, प्रमोट किया जाता है, तो इससे गवर्नमेंट के लिए भी जो अपना फिजिकल मैनेजमेंट है उसको करने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको नैनो यूरिया के बारे में, खासकर ये मेंस में ज़्यादा काम देगा आपको।
हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देखिए इसमें विभिन्न भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो इसमें आपको हिंदी और मैथिली कम से कम जानना चाहिए, बिहार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी ने हिंदी, मैथिली और कोंकणी, तो आप छोड़ दीजिए, कोंकणी को छोड़ दीजिए, हिंदी और मैथिली कम से कम याद रखिए। तो हिंदी में किसको दिया गया है? गौरी शंकर रैना को। और मैथिली में देखिए तो मैथिली में रत्नेश्वर मिश्र को अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली में आज़ादी के नाम से अनुवाद करने के लिए। तो 2 लोग हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है जब आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, तो कि साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद के लिए दिया जाने वाला मैथिली भाषा का पुरस्कार किसको दिया गया या हिंदी का किसको दिया गया। एक और न्यूज़ है चलते-चलते, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल on Thursday said he expects at least 2 more free trade agreements। मतलब वो आशा कर रहे हैं कि उन्होंने आशा जताई कि कम से कम 2 और ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। 2 और ट्रेड, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो उन्हें आशा जताई है कि कम से कम 2 और ट्रेड एग्रीमेंट अगले साल हो जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नेगोशिएशंस आर शेड्यूल्ड विद यूके, ब्रिटेन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और कनाडा के साथ। तो इन देशों के साथ आपका चल रहा है, तो मे बी कि ये भी जल्दी ही मतलब 2023 में सेटलमेंट हो जाए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा शुरू हो चुका है कल से। तो इन सारी चीज़ों को आप रजिस्टर बना लें, जीएस का रजिस्टर बना लें, सॉरी जीएस का नहीं, करंट इवेंट्स का, और उसमें डेली आप इसको नोट करें, डेली देखें आप फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि बीपीएससी का जिस तरह से पैटर्न चेंज किया गया है, तो माना जाना चाहिए कि बीपीएससी क्या तलाश रही है, ऐसे वगैरह डालने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब वो फैक्चुअल बिल्कुल काम नहीं करेगा। उससे साथ जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं, विचारधारा है, उसके पीछे जो उसके थ्योरीज हैं, तो सिर्फ डेटा से नहीं काम चलेगा, आपको उसके बारे में बेसिक्स भी पता होनी चाहिए। इसलिए इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे आप। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, और लाइक करें ज़रूर। थैंक यू, बाय।